YouTube। राजीव गांधी पर आप में मचा घमासान, पार्टी ने अलका लांबा के आरोपों को नकारा। स्पीकर बोले, मूल प्रस्ताव में नहीं था राजीव गांधी का नाम। अलका लांबा ने कहा, विधानसभा में पास हुआ है भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव। राजीव गांधी पर प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने किया आम आदमी पार्टी का घेराव। अजय माकन ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। शीला बोली, इधर उधर की बातों के बजाय दिल्ली पर ध्यान दे सरकार। नसीरुद्दीन शाह के बाद अलका लांबा को भी भारत में लगने लगा है डर। विधानसभा में बोली, भारत में नहीं रहना चाहते आर्थिक रूप से सक्षम लोग, रहने लायक नहीं रहा माहौल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को किया ढेर। सुबह से जारी थी मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। और उधर बिहार के दरभंगा में फिर खुली सुशासन की पोल। बदमाशों ने ठेकेदार पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। पुलिस के मुताबिक AK-47 से चलाई गई गोलियां। नमस्कार, JK 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम 2 के पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपका दोस्त, लेकर हाजिर है 2 का पंच, यानी 2 बजे तक की 5 खबरों का वो बुलेटिन जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जोड़कर आपको वो तमाम खबरें देने की कोशिश करते हैं जो ग्राउंड जीरो से हम उपलब्ध करा सकते हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं उसमें अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकराव इस बात को लेकर हो गया कि राजीव गांधी कि भारत रत्न की वापसी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है और कहीं ना कहीं अब फिर वो राजनीति शुरू हो गई है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक और ऐसी हरकत की जो कहीं ना कहीं शर्मनाक कही जा सकती है। भारतीय जो राजनीतिक हैं वहां पर उनकी कई सुविधाओं को उन्होंने काटा है। इसके अलावा हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 6 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, अपराध जो है लगातार कई जगहों से आपराधिक खबरों से जो देश है दहल गया है। दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश या कई जगहों के उन अपराधों की हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे ठंड के कहर की, लेकिन प्रशासन की नाकामी और लापरवाही की भी कि किस तरीके से बजट होने के बावजूद सरकारें और खासतौर से प्रशासन जो है वो ठंड के अंदर लोग ठिठुर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, रात को अलाव की व्यवस्था नहीं है और अस्पतालों में किस तरह से मरीज परेशान है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस राजनीति की जो दिल्ली के अंदर एक बार फिर शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी जिसका दावा था कि वो राजनीति को बदलने आए हैं और राजनीति को उन्होंने ऐसे बदला है कि जो दुनिया से नेता चले गए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जो अवार्ड है उसकी वापसी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि एक वीडियो जारी हुआ है और उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है इस अवार्ड की वापसी को लेकर कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव पास करती है और आम आदमी पार्टी इससे इनकार करे। हम निशांत राय को जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने साथ, अपने संवाददाता को। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि इस पर और चीजें देखें। पहले देखें इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी क्या है, ये सुन लेते हैं। सदन पटल पर प्रस्ताव रखा गया जो वहां पारित हुआ। ओरिजिनल रूप से यह प्रस्ताव, जैसा मैंने भी कहा, कि वो उसमें कहीं भी इस प्रकार का जिक्र नहीं है। अब वो जर्नैल जी का विषय बड़ा भावुक था। इस भावुकता के विषय में बहुत कुछ बोला जा सकता है, बोले। और उन्होंने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि मेरे प्रस्ताव में जोड़ दिया जाए। ये कहते तो मैं वोटिंग करवाता। अब उनके भाषण का हिस्सा बन गया वो। कई बार लोग विधायक, मैंने बोला विधानसभा में वीडियो बनती है, वो लेते हैं, देते हैं, बाहर सुनाते हैं, 10 चीजें रहती हैं, लेकिन वो हिस्सा नहीं बना। देखिए, ये अधिकार किसी असेंबली का नहीं है। जो भारत रत्न या जितने भी रत्न दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है तो आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उनको लिखिए। रेजोल्यूशन पास करने का जब आपका कोई अधिकार ही नहीं है, और किस लिए कर रहे हैं आप? राजीव गांधी को 2 दशक हो गए हैं ये मिले हुए, तो आज आप उसको क्यों उठा रहे हैं? ये तो बताइए। क्या और चीजें आपके पास नहीं है कोई डिस्कस करने की? दिल्ली का क्या हाल है? ये आप दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो
तो दिल्ली की चर्चा करें, दिल्ली के बारे में बात करें, दिल्ली की सुधार की बात करें, वो तो करते नहीं है। लेके राजीव जी की बात ले ली। उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने इस तरीके से राजीव जी के नाम को इसके अंदर डाला है, और राजीव जी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी करी है, अपनी जान देश के लिए गंवाई है, ऐसे व्यक्ति के लिए भारत रत्न वापस लिया जाए अगर ये कह रहे हैं। ऐसा तो आज तक भाजपा ने भी ये मांग नहीं करी है जो आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर करी, और स्पीकर ने खड़े होकर के कहा कि इसको रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया जाए। तो इसमें केजरीवाल साहब को माफी मांगनी चाहिए और साथ के साथ में इस रिमार्क्स को, इस पोर्शन को एक्सपंज करा जाना चाहिए। इसको रेजोल्यूशन के इस हिस्से को विधानसभा की प्रोसीडिंग से निकाला जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। उसके लिए चाहे स्पेशल सेशन बुलाया जाए, चाहे स्पीकर उसकी क्लैरिफिकेशन देकर के उसको एक्सपंज करें। इन पॉलिटिकल लोगों के बयानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। शीला जी कह रही हैं, जो कह रही हैं वो उनका पॉलिटिकल बयान है। अजय माकन जी जो कह रहे हैं वो उनका पॉलिटिकल बयान है। लेकिन जनता का ये कहना है, जनता की ये मांग है कि आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली की समस्याएं सुधारने के लिए 20 साल पहले जो अवार्ड मिला है उसकी वापसी से आम आदमी को या आम जनता को क्या फर्क पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। तरुण, 20 साल पहले अवार्ड मिला था, जिस शख्स को अवार्ड मिला था वो भी इस दुनिया में नहीं है। राजनीति किस तरह की लग रही है, ये हो रही है? देखिए, जैसे आप बता रहे थे कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड तो रही है, वो भी पूरी तरह से अपने उबाल पर है। लगातार जो जिस तरीके से कल एक लाइव प्रोसेसिंग जो राजीव गांधी को लेकर रूल लाया गया था उसको पास किया गया, और उसके 2 घंटे बाद ही जो है जो अरविंद केजरीवाल सरकार है उनकी तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कोई रूल ही नहीं आया है। रामनिवास गोयल कुछ और बयान दे रहे हैं, अलका लांबा कुछ और कह रही हैं, कपिल मिश्रा कुछ और कह रहे हैं। तो तमाम ये चीजें समझने वाली होगी कि आखिर क्यों ये सब किया जा रहा है। जहां तक मुझे जो जानकारी मिली है, जो तमाम कांग्रेस के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, कि वो शायद कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से 7 सीटें हैं, इसको लेकर ये एक चाल चली गई थी अरविंद केजरीवाल सरकार से, लेकिन वो चाल उन पर ही जो है उल्टी पड़ गई, जिसका खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो तो पार्टी की जो तेज तर्रार नेता है अलका लांबा। अभी कुछ ही देर में जो है मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आखिर क्या रूल लाया गया था, नहीं लाया गया था, क्या प्रोसेसिंग हुई थी, उसके बारे में जो स्पष्ट जानकारी है वो अब से कुछ ही देर में जो है मनीष सिसोदिया मीडिया से ब्रीफ होंगे, तब इस पूरी बात की जानकारी मिलेगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है, तो अंदर फिर एक बार वहां पर क्या फूट होने की गुंजाइश है? जिस तरह से अलका लांबा को लेकर चर्चा रहती है, और खासतौर से अगर देखा जाए क्या पुरानी पार्टी में वापस जा सकती है, ये मौका हो सकता है, या कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का ये जो मूव था इसका विरोध खुद पार्टी ही करने लगी है, पार्टी के ही लोग करने लगे? जब प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ तो बताया गया जर्नैल सिंह ये प्रस्ताव लेकर आए थे, इस पे वोटिंग की गई, तो उसमें अलका लांबा और जो सोमनाथ भारती हैं पार्टी की तरफ से, उन्होंने जो है इसके पक्ष में वोटिंग नहीं गई। उसके बाद जो है इसको जब ट्विटर पे इस मामले को लाया गया और जब तमाम सोशल मीडिया पर राजीव गांधी, जिसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कि आखिरकार 20 साल बाद क्या जरूरत पड़ी, और तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कहते हैं कि विधानसभा इस चीज को पारित ही नहीं कर सकती कि राजीव गांधी से कोई अवार्ड लिया जाए, क्योंकि सिख सियासत आपने देखा है कि अभी सज्जन कुमार के बाद से ही जो है हर कोई ये चाहता है कि वो दिखाना चाहता है कि जो भी चुनाव भी है कि वो उस समुदाय के साथ खड़ा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और चाहे वो आप हो। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक शुरुआत की गई थी, लेकिन वो उसी कहें तो अपने ही एक जाल में फंस गई, जिसका खामियाजा जिस तरह से बताया अलका लांबा, जो कि पार्टी की तेज तर्रार नेता भी हैं, और उनके पास शायद ये जो जानकारी मिली है कि शायद वो अपनी पुरानी पार्टी में भी वापसी जा सकती हैं। तरुण, अभी आपने एक बात कही है कि जिस तरह से आपने कहा कि अगर वापसी की भी बात होगी तो दिल्ली विधानसभा में तो कम से कम इसको पावर नहीं है कि वो वापस लेने की बात की जाएगी, और शीला दीक्षित भी कह रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अवार्ड को देती है, तो अगर कोई ऐसी बात होगी भी तो वो वहां से होगी, स्टेट लेवल पर नहीं होगा। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा, एक तरफ वो दिल्ली पुलिस के वजह से धरने पे बैठ जाते हैं, एक तरफ उनकी शिकायत रहती है कि एलजी उनको काम नहीं करने देते। क्या ये पढ़े लिखे लोगों का कृत्य है कि फेडरल सिस्टम को क्रॉस करते हुए नई नई चीजें करना और विधानसभा में वो प्रस्ताव आना जिसका वहां पर आने का कोई औचित्य नहीं है? कौन सी राजनीति हो रही है ये? देखिए, अभी से कुछ देर पहले अगर मैंने विजय गोयल हैं जो केंद्रीय मंत्री, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो विधानसभा है उसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता। उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किए, मूर्ख उन्हें बोला कि ये प्रस्ताव लाना की कोई औचित्य नहीं था, और राजीव गांधी जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उन पर अब भारत रत्न वापसी की जो उनको पुरस्कार है उसकी आखिर क्या जरूरत पड़ी। चुनाव है, आजाद जी आप भी समझते हैं कि आने वाला समय चुनावों का है। सज्जन कुमार को जो जिस तरह से उम्र कैद हो गई है, और तमाम जो पार्टियां हैं वो दिखाना चाहिए। दिल्ली में सिखों का एक वोट बैंक है वो बहुत अच्छा खासा है।
तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि वो सिखों के उस दर्द में उनके साथ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो। लेकिन कुल मिलाकर अगर जहां तक मुझे समझ है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार जिन्होंने ये एक कोशिश की थी, एक जाल बुना था, वो अपने ही जाल में फंस गई हैं कि उनकी तरफ से बार बार ये मना किया जा रहा है, ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं। कपिल मिश्रा हालांकि ट्वीट करके वो वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद पार्टी को जो है चारों तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अब इंतजार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आखिर क्या ये प्रस्ताव लाया गया था, और लाया गया था तो 2 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि आप लोग उसको बचाव में है कि ऐसा कोई प्रस्ताव लाया ही नहीं गया। यानी तरुण, जिस तरह से आपने कहा कि वो घिर गए हैं, मुझे लगता है कि वो एक्सपोज हो गए, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया, एक तरफ उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रस्ताव आया भी और उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। कुल मिलाकर ये कौन सी राजनीति है, किस तरह की राजनीति है, ये बड़ा सवाल है। चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो, चाहे एक दूसरे को अपमानित करने की राजनीति हो, चाहे हनुमान जी की जाति बताने की राजनीति हो, चाहे अब ये राजनीति के 20 साल पहले जो अवार्ड मिल गया था उसको वापस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय स्टेट गवर्नमेंट, खासतौर से वो जिसको पूर्ण राज्य का भी दर्जा नहीं मिला, वो प्रस्ताव लाने की कोशिश करते हैं और दिल्ली की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं होगा। तो ऐसी कैसी राजनीति और आम वोटर को क्या मिलेगा? भले आम आदमी पार्टी नाम हो, लेकिन इसमें आम आदमी नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण शर्मा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं फिर सरहद पार की। सरहद पार एक बार फिर जो भारतीय राजनीतिक हैं उनके साथ एक बर्ताव किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान का जो चेहरा है वो फिर बेनकाब हुआ है। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नवदीप छाबड़ा रहेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि ये सरहद पार से जो अक्सर खबरें आती हैं वो इस तरह की आती हैं कि कहीं ना कहीं वो भारत को या तो टीज करना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं, या अपना चेहरा जो है दिखाना चाहते हैं। नवदीप, जो ये एक तो पहले हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का इन्होंने किया है, इंटरनेट का कनेक्शन काट दिया, गैस का, क्योंकि वहां सुई गैस जो जैसे अब हमारे यहां भी होने लगा है, जो घर घर पीएनजी का कनेक्शन है, लेकिन वहां पहले से ही है, वहां जो है सुई गैस बोलते हैं उसको, उन्होंने कनेक्शन काट दिया, नेट का कनेक्शन भी काट दिया। क्या बताना चाह रहा है पाकिस्तान? देखिए खालिद, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जब पाकिस्तान के अंदर भारतीय जो डिप्लोमेट है उनके साथ ऐसा सलूक किया गया हो। पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए थे। लेटेस्ट मामला यही है कि पाकिस्तान के अंदर बार बार वो भारत के लिए वो चिंता बढ़ाना चाहता है, और अगर वहां पे ऐसी कोई गतिविधियां होती तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो वहां पे बाकायदा शिकायत करता है और पूरा मुद्दा वहां उठाया जाता है। यहाँ भी ऐसा हुआ है कि जब ये मामला सामने आया तो विदेश मंत्रालय ने वहां पर, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है, उसको शिकायत की है बाकायदा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि खालिद, जब इससे पहले जब सिख जथा वहां पे गया था ननकाना साहब के दर्शन के लिए, वहां पर भी जो भारतीय राजनीतिक थे वहां उनसे नहीं मिलने दिया गया। करतारपुर कॉरिडोर का मसला था, तब भी कुछ राजनीतिकों का वहां पर अपमान किया गया, उन्हें उपेक्षित किया गया। इससे पहले जब पिछले साल खालिद, मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ से जो भारतीय उच्चायुक्त थे जब नए वहां पर बदले गए थे पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हें इस्लामाबाद में जो वहां का एक क्लब है, एलीट क्लब, जहां पर अलग अलग देशों के जो उच्चायुक्त हैं वहां पर उनकी सदस्यता होती है, तो उस सदस्यता को देने में भी पाकिस्तान ने 8 महीने से ज्यादा का समय लगा दिया था। तो ये हरकत पहली बार पाकिस्तान ने नहीं की है। एक चीज बिल्कुल हट के कहना चाहता हूं, हालांकि वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन जो इस्लामिक कंट्री है वो, और इस्लाम में जो सफीर है, जो आने वाला मैसेंजर है, और सिफारत खाना, सफीर बोलते हैं, राजनयिक नहीं बल्कि सफीर बोलते हैं, उसको आप जिस तरह से अपमानित कर रहे हो, ये क्या इस तरह की डिप्लोमेसी, इस तरह की पॉलिसी, इस तरह का क्या ये विदेश नीति क्या है? ये आपको लगता है कि ये बार बार फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं? सीज फायर का उल्लंघन चलो बॉर्डर पे हो गया, इन्फिल्ट्रेशन चलिए अलग हो गई, आप कई बार वो कर चुके, अब घर के अंदर भी अगर कोई सफीर है, जो डिप्लोमेट है, उसकी भी अगर अपमान करोगे तो क्या ये इंटरनेशनल पटल पर रखे जाने वाले मुद्दे हैं? नहीं, देखिए, इंटरनेशनल पटल पर नहीं, क्योंकि जो 1992 में जो भारत और पाकिस्तान के दौरान जो एक साझा बयान जारी किया गया था एज ए डिप्लोमेट को लेकर, उसमें यही था कि दोनों जो देश हैं अपने अपने देशों के अंदर राजनीतिक जो एक पॉलिसी है विदेश नीति को लेकर, उसका सम्मान करेंगे और जो फैसिलिटी वहां पे मिलती है उसको दीजिए। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ऐसा प्रेशर, ऐसी जो चालें या ऐसा बदसलूकी का जो मामला वो सामने आता है, तो यही कारण है कि भारत को बार बार कड़ाई से अपना जो रुख है वो पाकिस्तान के आगे रखना पड़ता है। लेकिन कुछ दिन पहले इमरान खान ने खुद बोला था कि वो भारत के साथ जो संबंध है वो मजबूत करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पर डिप्लोमेट के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा तो भारत सरकार कैसे अपना दिल बड़ा करके पाकिस्तान के साथ जो है संबंध मजबूत
करने के लिए सोच पाए। एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप किसी से ना मिलने दो, चलो समझ में आता है कि हो सकता है कुछ आदान प्रदान हो रहा होगा, हो सकता है कहीं जाने से वो हो सकता है जासूसी कर रहा होगा, लेकिन गैस का कनेक्शन काटने से क्या होगा, गैस से कुछ हो सकता है, ये कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं लग रही आपको? नहीं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है। और सबसे पहले इंटरनेट सेवा को बंद करना। वहां पर एक चीज और भी खाली सामने है कि वहां पर जितने लोग जो भारत के लिए वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, जो वहां पे आधिकारिक वेबसाइट है जो ऑनलाइन जहां से हम वीजा अप्लाई करते हैं, उसको भी बार बार हैक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को सोचना होगा कि इन छोटी छोटी चालों से लेकर या इन छोटी छोटी चीजों से लेकर वो कभी भी भारत के सामने अपना एक अच्छा जो एक मजबूत चेहरा है, एक दोस्त वाला चेहरा है, उसे वो पेश नहीं कर रहा और उसे अपनी जो छवि है उस छवि को बदलना होगा, तभी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो एक मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप छावड़ा। दोस्त वाला चेहरा अगर बनाना होगा तो कम से कम उन पॉलिसीज को तो कम से कम बदलना होगा, जो सिफारत खाने के लोगों के साथ किया जा रहा है ये तो कम से कम बदलना होगा। एक और खबर हम आपको सुनाते हैं, जम्मू कश्मीर से है हालांकि, लेकिन रिलेशन उसका भी कहीं उधर से ही है, बॉर्डर से, क्योंकि 6 आतंकवादियों को पुलवामा के अंदर सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। सनम एजाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे श्रीनगर से। उसके अलावा हम अगर मौका लगेगा तो अशफाक गौर साहब को भी हम जोड़ेंगे अपने साथ, अपने हमारे सीनियर सहयोगी हैं, और उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा बल लगातार अपना शिकंजा आतंक के खिलाफ सख्त करते जा रहे हैं, और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो है अपना। सनम एजाज हमारे साथ जुड़ गए श्रीनगर से। सनम एजाज, क्या खबर है, अभी क्या चल रहा है और किस तरह से सुबह से ये मुठभेड़ हुई, थोड़ा सा तफसील से बताएंगे आप? देखिए खालिद भाई, ये इनकाउंटर जो है ये श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पे एक छोटा सा टाउन पड़ता है। श्रीनगर से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे अवंतीपोरा, यहाँ पे करीबन सुबह 8 बजे ही ये इनकाउंटर शुरू हुआ और ये ऑल ऑफ ए सडन हुआ। यूजुअली इनकाउंटर जब होते हैं तो उससे पहले फोर्सेज आते हैं, इलाके को सेज करते हैं, लेकिन ये इनकाउंटर जो है ऑल ऑफ ए सडन हुआ। एक ऑपरेशनल टीम आई और अंधाधुंध इसमें जो फायरिंग जो कुछ भी हुआ ऑल ऑफ ए, इससे हम कह सकते हैं कि ये पूरा वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक इनपुट्स के बाद ये ऑपरेशन हुआ। और उसमें ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये 6 मिलिटेंट्स जिनमें ये सब के सब लोकल है और इनका ताल्लुक जो है खासतौर पे इम्पोर्टेंटली है कि गजवतुल अंसारुल हिंद जो एक संगठन है जिसको ISIS के साथ जोड़ के देखा भी जा रहा है, ये उसके लोग थे, वो मारे गए हैं। और ये स्पेसिफिक इनपुट्स के बाद, ये इंफॉर्मेशन के बाद ही इनकाउंटर हुआ। और खालिद भाई उसके बाद ये है कि फिर उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ उसमें 6 मिलिटेंट्स मारे गए। और यूजुअली कश्मीर में हम देखते रहे हैं कि इस साल जो जितने भी ऑपरेशन हुए, जब भी फायरिंग हुई तो लोकल लोगों ने उस ऑपरेशन की तरफ, उस फायरिंग की तरफ जाने की कोशिश की। और यहाँ भी इस तरह की कोशिश की, लोकल लोगों ने, उनको जब पता चला कि मिलिटेंट फंसे हुए हैं तो उन्हें जाके इन मिलिटेंट्स को बचाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे पुलिस और फोर्स का दूसरे लोगों ने जो इनसर्कल कॉर्डन का रखा था तो उन्होंने उनकी इस कोशिश को नाकाम भी बना दिया। और उसके बाद पुलिस का जो स्टेटमेंट भी आया, डेड बॉडीज वगैरह जो रिकवर की गई, तो उसमें ये बताया गया कि 6 के 6 जो मिलिटेंट हैं लोकल मिलिटेंट से और इनका गजवतुल अंसारुल हिंद से ताल्लुक है। लेकिन खालिद भाई इंपॉर्टेंटली पहले खबर ये भी आई थी कि अंसारुल गजवतुल हिंद का जो कमांडर है जाकिर मूसा, जिसके बारे में पिछले दिनों खबर आई थी कि वो पंजाब वगैरह में भी अफवाह उड़ी थी, वो उसके बारे में भी बताया गया कि ये इस जगह पे है, इस इनकाउंटर में है। तो उससे ज्यादा ही थोड़ा सा तनाव वगैरह होगा। लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि गजवाती वो नहीं है, जाकिर मूसा नहीं है। और अब जो है कि जो सिचुएशन ऑपरेशन के बाद बनती रहती है, जिसमें पथराव होता है, टेयर गैस शेलिंग होती है, जो सब कुछ जो है वो बराबर काफी देर तक चलता रहा, करीबन 1 बजे तक ये सारी सिचुएशन। लेकिन अभी भी इलाके में तनाव है, अभी भी सिचुएशन जो है जो इस तरह के जहां 6 लोगों की मौत हुई है तो वो तनाव वाली सिचुएशन बराबर वहां पे है। गजवतुल अंसार जो है वो ग्रुप है, उसका जो मुखिया है जाकिर मूसा, जिसको अभी बताया लोकेट किया गया था कि पंजाब के आसपास कहीं है या पंजाब में भी उसको देखा गया था, उसी के जो कहना चाहिए शक में या उसी के उसमें वहां पर इनपुट पर यह एनकाउंटर हुआ। लेकिन जो 6 लोग जो इसमें मारे गए हैं वो उसी के गैंग के या उसी के ग्रुप के थे। लेकिन जाकिर मूसा का कोई लोकेशन जो इनपुट मिल रहा है सुरक्षा बलों को, या अभी कुछ और, अभी लेटेस्ट क्या है, सर्च ऑपरेशन जारी है या वहां पर जो नॉर्मल हालात हो गए हैं? खालिद भाई जो सर्च ऑपरेशन वगैरह है वो खत्म हो गया, क्योंकि ब्रीफ एनकाउंटर था। हम इसे कहेंगे कि स्पेसिफिक एंड ब्रीफ एनकाउंटर था और कोई घर घर तलाशी नहीं थी, बिल्कुल स्पेसिफिक जगह, यानी स्पेसिफिक इनपुट के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिक इनपुट्स के ऊपर। इसको इस तरह से माना जा सकता है जो नेटवर्क है वो सुरक्षा बलों का वो यहां सटीक रहा और बहुत ज्यादा जिसे कहे मजाहमत का जो ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा होगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल खालिद भाई, यहाँ पे कोई मजामत का, क्योंकि सुबह तड़के 8 बजे के वक्त कश्मीर में ठंड है, चिल्ले कलान है, लोग घरों में दुबके हुए थे, कुछ सोए हुए थे और उस बीच में सारा ऑपरेशन हुआ है। और जाहिर सी बात है ह्यूमन नेटवर्क जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग रहा है यहाँ पे, फोर्सेज का, पुलिस का, फौज का, जिन्होंने भी ऑपरेशन किया है, क्योंकि उसी नेटवर्क पे, स्पेसिफिक नेटवर्क की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे ही ये ऑपरेशन किया जा चुका है।
बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज, आप नजर बनाए रखें, कुछ और डेवलपमेंट होगा तो जरूर आपको जहमत दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब एक दबंगई की, बल्कि अगर आप बात करें पुलिस की नाकामी की, बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि जो दबंग है वो यकीनन पुलिस प्रशासन को खिलौना समझते हैं। आप तस्वीरें देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की हैं, जौनपुर से खबरें हैं। जौनपुर की ये तस्वीरें हैं जिसमें सपा के, कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के हालांकि नेता हैं, ये अभी उनकी सरकार तो नहीं है लेकिन डंडा उनके हाथ में जरूर है, और वो किस तरीके से जो है लोगों को मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं को पीट रहे हैं, आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये तमाम उत्तर प्रदेश के हालात हैं। हालांकि बीजेपी कह सकती है कि ये सपा के गुंडे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार बीजेपी की है और एक डिफरेंस के साथ जो है सरकार बनी थी। किस तरह की ये सरकार, इस पर हम बात करेंगे। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार तो बदल गई है लेकिन हालात शायद वही हैं। क्या लगता है, ये कहा जा सकता है कि ये गुंडे सपा के हैं या ये नाकामी कही जा सकती बीजेपी की है? नहीं, सरकारों पर दोष नहीं मढ़ेंगे, पर कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल आता है। क्यों? क्योंकि जब मायावती थी उस टाइम शायद कुछ कानून व्यवस्था सुधर गई थी, फिर अखिलेश का जब काल आया तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी थी। जब योगी सरकार आई तो सबको ये उम्मीद जताई जाए, सब ये कयास लगाए थे कि अब तो कहीं ना कहीं सरकार एक्शन मोड में आएगी और देखिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो। लेकिन बावजूद इसके जब नेता ही गुंडागर्दी करने पर उतर आ जाएं, जिनके शासन, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, वीडियो जो दिख रहा है, हाथ में बंदूक भी है और वो उनको कवर अप दे रहा है और अंदर घुस के एक बंदा जो है वो लाठियों से जो है औरतों की पिटाई कर रहा है। ये तमाम चीजें क्या लगता है कि मतलब ऐसा लगता है जैसे हम पाषाण युग में पहुंच गए हों। दो टूक कहें तो सत्ता का हनक है, क्योंकि जो मार रहा है वो बीजेपी, उसका सपा का उसका भाई विधायक है और वो खुद ब्लॉक प्रमुख है। तो कहीं ना कहीं सत्ता शुमार है। जैसे ऐसी तस्वीरें हमेशा आती रहती है, अमूमन जैसे पिस्टल पांडे आया था, तो बीजेपी की है, पद का कह सकते हो, पद का कह सकते हैं क्योंकि भाई बीजेपी विधायक है, तो उसे लगता है कि कहीं का भाई जब प्रशासन शासन है तो कहीं ना कहीं उसका ही वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी ताकत आ जाएगी तो आप बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि तभी तो एक महिला को डंडे से इस कदर मार रहा है, उसे ये नहीं पता कि कहां लग रही क्या नहीं, वो खेतों में दौड़ा के, मामूली जमीन विवाद हो, कुछ भी विवाद होगा, लेकिन इस तरीके से एक महिला को मारना कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करने। रवि, अब मैं असली बात पे आता हूं, क्या पुलिस छुट्टी पे है? कह सकते हैं, क्योंकि नहीं, पुलिस छुट्टी पे नहीं है, पुलिस एनकाउंटर में बिजी है। एनकाउंटर किसका हो रहा है ये अभी किसी को नहीं पता। यानी आपको लगता है कि सरकार ये जानने में लगी हुई है कि हनुमान जी मुसलमान थे, जाट थे या दलित थे, इन बातों पे उसका ध्यान कम है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, खासतौर से उत्तर प्रदेश की तरफ से ये बयान लगातार आते रहे हैं, लेकिन उसे अपनी कानून व्यवस्था का नहीं पता लग पा रहा है। नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, अभी जितनी भी पार्टियां हैं वो 2019 के चुनाव में लग गई, जिसके भी प्रदेश है वो प्रदेशों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि अगर ऐसा देती तो शायद ऐसी तस्वीरें नहीं आती, पुलिस प्रशासन को टाइट करती। यही हाल बिहार से लेकर यूपी तक, क्या बिहार, क्या यूपी, क्या उत्तराखंड, हर जगह की तस्वीर ऐसे ही है। आज खुद अब बिहार में देखिए, दरभंगा में सरेआम गोली मार दी गई, यूपी से ऐसी तस्वीर आई रही है, उत्तराखंड में भी नाबालिग को जिंदा जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं हर प्रदेश की हालत यही है, क्योंकि सब जो नेता हैं वो 19 के चुनाव के पीछे लग चुके हैं और शायद यही वजह है कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि श्रीवास्तव। मीडिया हाउस के तौर पर हमारा मानना यह है कि हम स्थायी विपक्ष हैं। सवाल यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है, सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी है, उससे सवाल करना हमारा फर्ज भी है और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही भी है। इसको यह कहना कि हम बार बार इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस वहां मौजूद नहीं है और लगातार इस तरह की वीडियो सामने आ रही है, तो यह सवाल जरूर बनता है कि वो पुलिस कहां है जो कहती है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। हमारे संवाददाता जुड़ गए, हम उनसे पूछते हैं लेटेस्ट उनके पास क्या जानकारी, कोई इसमें गिरफ्तारी वगैरह हुई है जौनपुर में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस तरह से वीडियो जो वायरल हुआ है जमीनी को रास्ते के विवाद को लेकर जो है सपा की कुछ महिलाओं पे लाठी बरसा रहा है। ये वीडियो वायरल होने का पुलिस सक्रिय हुई, मीडिया कैमरे से आने पुलिस जो पहले तो बोलने की तैयार नहीं, बाद जब खबर प्रमुखता चली तो पुलिस ने जो है 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने एक्शन भी लिया। वहाँ की एसओ समेत 4 लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया पुलिस। और मेन जो आरोपी जो है सपा विधायक के भाई ब्लॉक प्रमुख दीपचंद सोनकर गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई, उनके लिए जो पुलिस की टीम गठित कर दी गई। जी, यानी आपको लगता है कि जिस तरीके का ये वीडियो वायरल अगर ना होता तो जो वहां चल रहा था ये तो पहले से भी चल रहा होगा ना, कि अब तो वीडियो बन गई। वीडियो तभी बनाता आदमी जब ये बार बार वारदात होती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सपा के नेता इस तरह से जो महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है और सवाल एक ये भी बनता है, आखिर यहाँ पे जो कुछ लोग तमाशीन बने थे, यहाँ पे लोगों ने भी बचाने का प्रयास नहीं किया। वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से गांव वाले भी कुछ खड़े हैं, कुछ तमाशीन बने, गनर भी बंदूक लेकर खड़ा हुआ, कुछ दहशत के कारण जो है कुछ लोग। विवेक में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नेगेटिव जरूर लगेगा लोगों को, हमारे जनता को जरूर नेगेटिव लगेगा, लेकिन जब ये दबंगई इस कदर हो गई है कि लोग खुलेआम बंदूक हाथ में लेकर और लाठियों से महिलाओं को पीट रहे हैं, तो ऐसे में छुड़ाने की
हिम्मत कौन करेगा? मुझे लगता है कि ऐसा अगर पहले भी हुआ होगा तो उनको भी पिटाई की गई होगी, उनके साथ भी दबंगई की गई होगी, और यकीनन ये उसी सत्ता की हनक होगी जो पिछली सरकार में थी, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार कही जाती है, जिसमें जो गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे लोग भी थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री खुद कहते थे वो मेरी सुनता कब है। तो क्या इनको अभी एहसास नहीं कि सरकार चली गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन मैं जरूर कहा जाता नाम लीजिए आप। सरकार की, हमने तो अखिलेश यादव का भी नाम लिया है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, सपा के जो है दबंग विधायक का भाई जो दीप सोंकर ब्लॉक प्रमुख है, इस तरह हनक के कारण जो लोगों ने रोकने का प्रयास नहीं, कहीं ना कहीं जरूर कहा था, लोगों के आज भी डर इनके में बना हुआ है। जी, यानी अब लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बताना होगा कि सरकार बदल गई है, सपा के जो गुंडे अगर वो इस तरह की गुंडाई करेंगे तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कम से कम ये बड़ा सवाल। और बताना चाहूंगा, फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, मामले में अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जो है दिया है, यहाँ पे जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी, ब्लॉक प्रमुख जो सपा नेता उनको भी जो निष्कासित कर दिया गया है, जितने घटने जितने भी तमाम सपा नेता उनको भी जो है मामले को निष्कासित कर दिया गया। जी, लेकिन अब ये सवाल ये उठता है, दीप सोंकर जो विधायक को बाहर किया नहीं किया, ये बताइए ना। नहीं, विधायक को भी बाहर अभी तक नहीं किया गया। फिलहाल जो विधायक की विधानसभा में कौन बोलेगा, ये बड़ा सवाल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, आप नजर बनाए रखें और देखें कि कम से कम जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस कहां थी, ये भी पता करें, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती। बढ़ते अगली खबर की तरफ और बात करते हैं दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली से जो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, वीडियो जो दिखाना चाहते हैं, उस पर हमारे साथ अभिजीत रहेंगे और प्रिया जुनेजा को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो सर्दी का कहर है, लगातार खबरें आ रही हैं और सरकार के पास बजट भी है, जिस तरह से आश्रय बनने चाहते हैं, आश्रय होम बनने चाहिए और अलाव की व्यवस्था नगर निगम की है, बाकायदा बजट के बावजूद लोग ठंड में सिकुड़ रहे हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? भूख से मरने पर और ठंड से मरने पर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे उसमें लगता है बड़ा सवाल है। देश की राजधानी का यह हाल है। बिल्कुल, अभी हम सुन रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, जो शेल्टर होम में हों या फिर बस स्टॉप पे रात बिता रहे हैं, वो कह रहे थे कि शेल्टर होम में तो हम, लेकिन है यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, ना उनको टॉयलेट करने की सुविधा मिल रही है, ना खाना खाने की सुविधा मिल रही है। और जो एम्स, जो सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे भी जो लोग हैं, जो वहां पे मरीज जो भर्ती हैं, उनके जो परिजन हैं, वो भी जो बस स्टॉप के बाहर रात बिता रहे हैं और ठंड में किकुड़ रहे हैं। अभी हम एक तस्वीर देख रहे थे, उसमें एक बच्चा छोटा सा है, वो कंबल से बाहर निकल के रात को झांक रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि सरकार कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर सब कुछ सिर्फ कागजों पे ही दिखता है और जमीन पे या धरातल पे कुछ भी नहीं दिखता। मैं रोकना चाहूंगा, यानी अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप ये ना सोचिए कि सरकार आपके लिए कुछ करे, कंबल आपको घर से लाना होगा। सर देखिए, लगातार हम देख रहे हैं, चाहे संसद हो, केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, बात अगर होती है तो उन चीजों पर होती है जो इतनी जरूरतमंद नहीं है, लेकिन अगर बात सर्दियों की हो रही है, उन फैसिलिटीज की हो रही है, उन मूल सुविधाओं की हो रही है जो जनता को चाहिए, उसकी बात कोई करने को तैयार नहीं है। संसद में लगातार हंगामा होता है, चाहे शीतकालीन सत्र हो या कोई भी सत्र हो, लगातार उन मुद्दों पर बात होती है जो शायद जनता के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो चीजें जनता के लिए जरूरी हैं, चाहे फिर वो पॉल्यूशन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो सर्दी की बात हो। जब हम यहां से जाते हैं, दिल्ली से हम जाते हैं, तो आपके रिंग रोड पे कई जगह फुटपाथ पे लोग सोते होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं। तो बार बार नगर निगम के बजट के बारे में हम बात करते थे, अलाव जलाने की एक व्यवस्था भी होती है बाकायदा सब जगह, और भी चीजें होती है। तो क्या लगता है, ये अधिकारी लोग खा जाते हैं, करप्शन की भेंट चढ़ जाता है क्या ये? करप्शन की भेंट कहें या फिर सर ये कहें कि मुद्दों से भटकाने की भी लगातार कोशिश की जाती है। अगर कभी भी इस मुद्दे पर बात होती है तो उसको भटकाकर या फिर किसी और मुद्दे को बीच में लाकर उस चीज को साइड करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जनता की इन सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। शुक्रिया। मैं अभिजीत एक लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हमारा हीरो है वो आम जनता है। आम जनता, गरीब आदमी के बारे में कहा जाता है, गरीबी हटाओ, ये तमाम चीजें, लेकिन ये तमाम चीजें कहीं जमीन पर टिकती नजर आ रही है? बिल्कुल, अभी मैं यही कहने वाला था कि जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो गरीब ही होता है। हर चुनाव में, हर भाषणों में जो गरीब को ही कहा जाता है कि गरीबों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उदाहरण आपके सामने है, ठंड में किकुड़ रहे हैं। जहां पे हम लोग घरों में कंबल में दो कंबल लेके सोते हैं, वहां पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सड़क पे सो रहे हैं। ना उनकी सुरक्षा की चिंता है कि कब कोई गाड़ी वाला आके फुटपाथ पे हिट एंड रन कर जाए या फिर कब वो ठंड से मर जाएंगे। मरना उनको है ही, इधर मरे या उधर मरे। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि शेल्टर होम ज्यादा से ज्यादा बनवाए, वहां पे सुविधाएं अच्छी हो, ताकि जो बेघर लोग हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, उनको रहने। और बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत। आपका जो टॉपिक है वो हम लगता है कि लंबा होना चाहिए था। जिस तरह से आपने कहा, चुनावों में मुद्दा जो गरीबी जरूर होता है, वो बिल्कुल इस तरह होता है जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम्स पर छूट के नाम पर 60% और 70% तक की छूट होती है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो छूट की सच्चाई सामने आती है। चुनावी वादे ऐसे ही होते हैं। दो के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।